हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंडियन इंस्टीट्यूट। हमने पिछली वीडियो में संख्याओं के बारे में पढ़ा था। आज हम उसका क्विक रिवीजन करेंगे पहले, और उसके बाद आगे की कुछ चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्विक रिवीजन करते हैं जिन संख्याओं को हमने पढ़ा था। तो आपने सबसे पहले जो पढ़ा था उनमें कुछ चीज़ें हम लेते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या हमने पढ़ा था, प्राकृतिक संख्या हमने पढ़ा था, पूर्ण संख्या हमने पढ़ा था, ठीक है। सम संख्या पढ़ा था हमने, सम संख्या। मैं वही नोट कर रहा हूँ जहाँ से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। सम संख्या पढ़ा था, विषम पढ़ा था, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इन चीज़ों को आपने पढ़ा था, ठीक है। पूर्णांक पढ़ा था आपने। इनमें हमने कहा था कि आपको याद रखना है सबसे छोटी संख्याओं के बारे में, ठीक है। तो आपको याद हो गया होगा, इसमें कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर आपकी होती है 1। सबसे छोटी पूर्ण संख्या या होल नंबर होता है 0। सबसे छोटी सम संख्या या इवन नंबर होता है 2। सबसे छोटी विषम संख्या या ऑड नंबर होता है 1। सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका क्या होता है 4। सबसे छोटी अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर होता है 2। और पूर्णांक में सबसे छोटा या सबसे बड़ा हम अगर कहें तो सबसे छोटे में हम माइनस इनफाइनाइट को कह सकते हैं, और बड़ी संख्या में प्लस इनफाइनाइट को कह सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने पिछली वीडियो में पढ़ा। आज हम शुरू करेंगे, क्योंकि हमारा लास्ट जो टॉपिक था वो अभाज्य संख्या था, और अभाज्य संख्या से संबंधित कुछ चीज़ें और हैं, कुछ संख्याएं और हैं जिनमें जुड़वा अभाज्य पढ़ेंगे हम आज, यानी कि ट्विन प्राइम नंबर और सह अभाज्य को प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं, जुड़वा अभाज्य के बारे में जानते हैं क्या होता है, ठीक है। चलिए, जुड़वा अभाज्य। जुड़वा अभाज्य संख्याएं जिसे हम ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स, ठीक है। देखिए, जुड़वा अभाज्य और हम सह अभाज्य एक साथ पढ़ेंगे ताकि आसानी से समझ में आ जाए। इनमें जो अंतर है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो हम दूसरा यहाँ लिख लेते हैं, सह अभाज्य संख्याएं यानी कि को प्राइम नंबर्स। देखिए दोस्तों, ये दोनों संख्याएं जो हैं जो हम पढ़ने जा रहे हैं अभी, ये जोड़े में होते हैं, पेयर में होते हैं, ठीक है। दो दो संख्याओं के जोड़े होते हैं। तो आपको यही ध्यान रखना है कि ये कोई सिंगल नंबर की बात नहीं है। इसमें दो दो संख्याओं के जोड़े होते हैं, और उन जोड़ों में हमको ढूंढना होता है कि जुड़वा अभाज्य क्या है या सह अभाज्य क्या है, ठीक है। तो थोड़ा सा अंतर है, उस अंतर को ही समझना है। बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो जो मुख्य बातें हैं वो ये है कि जो जोड़े होंगे, जोड़े का मतलब है, आप ऐसा समझ लीजिए जैसे 2 अंक ऐसे लिखे हैं ब्रैकेट में इस तरह से, तो क्या कहेंगे आप, 2 अंकों का ये जोड़ा हुआ ना, तो ये जोड़े के रूप में ही होते हैं, इसमें भी और इसमें भी। जो अंतर है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अंतर ये है, ट्विन प्राइम नंबर्स में जो अंतर होता है उसमें जो दोनों संख्याएं होती हैं, दोनों संख्याएं इसमें वो अभाज्य होती हैं। याद रखेंगे ये चीज़, ट्विन प्राइम नंबर्स में दोनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं, दोनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। सबसे विशेष बात है।
सह अभाज्य संख्याओं में ऐसा नहीं है, ठीक है, ये नियम इसमें लागू नहीं होता है। इसमें क्या है, दोनों संख्याएं अभाज्य भी हो सकती हैं, दोनों संख्याएं भाज्य भी हो सकती हैं, दोनों संख्याओं में से एक भाज्य और एक अभाज्य हो सकता है। देखिएगा इसे, एक भाज्य और एक अभाज्य। भाज्य अभाज्य या एक भाज्य और एक अभाज्य हो सकते हैं, ठीक है। तो ये विशेष अंतर है दोनों में, याद रखना है आपको। ट्विन प्राइम में दोनों संख्याएं अभाज्य होंगी, मगर यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ एक मतलब दोनों अभाज्य भी हो सकते हैं, दोनों भाज्य भी हो सकते हैं, या एक भाज्य और एक अभाज्य, ठीक है। यहाँ दोनों प्राइम हो सकते हैं, यहाँ प्राइम कंपोजिट या एक कंपोजिट और एक प्राइम, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो फिर कैसे हम जानेंगे, चूँकि यहाँ पर ये थोड़ा कन्फ्यूज करता है, को प्राइम नंबर थोड़ा कन्फ्यूज करता है। क्या कन्फ्यूजन होता है, चूँकि ये अभाज्य लिखा होता है तो कई बार ये दिमाग में आता है कि यहाँ पर भाज्य की बात कह दी गई है ना, तो ये भाज्य संख्या की बात कह दी गई, तो फिर ये अभाज्य कैसे हो जाएगा ना। तो देखिए इसकी जो बारे में आप पहले समझ लेंगे तो ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि इसका मतलब क्या है। सबसे पहले तो ये जानिए क्या लिखा हुआ है, सह अभाज्य। सह अभाज्य का मतलब होता है, चूँकि ये दो संख्याओं का जोड़ा होता है, दोनों संख्याएं एक दूसरे से विभाजित ना हो, अभाज्य हों, ठीक है, एक दूसरे से सिर्फ अभाज्य हों। अब वो अभाज्य संख्या दोनों हों या भाज्य हों या एक भाज्य एक अभाज्य हो, इससे मतलब नहीं है, लेकिन क्या मतलब क्या होना चाहिए कि वो एक दूसरे से विभाजित ना हो, ठीक है। तो जैसे इनमें हम कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं, देखिएगा आप, एग्जाम्पल उदाहरण देखें। सबसे पहले क्या हमने लिखा था, अभाज्य, कि दोनों संख्याएं अभाज्य हो, तो हम जैसे 11 लिख लें, 19 लिख लें। देखिए यहाँ पर ये दोनों संख्याएं अभाज्य हैं, आप ध्यान से देखें, 11 और 19 क्या हैं, दोनों संख्याएं अभाज्य हैं। ये आपस में ज़रा इनको देखिए, क्या एक दूसरे से विभाजित हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, इनका मासा एक ही आ रहा है, एक दूसरे से विभाजित नहीं हो रही है ना। तो ये क्या होंगे, सह अभाज्य होंगे। दोनों भाज्य अगर हो जाएं, जैसे आप 15 लिख लीजिए और 16 लिख लीजिए, ये दोनों संख्याएं ले लेते हैं, 15 16। देखिए दोनों नंबर कैसे हैं, दोनों नंबर भाज्य हैं, कंपोजिट नंबर हैं, मगर क्या है, ये कोई ऐसे मतलब 16 के किसी भी गुणनखंड से या फैक्टर से ये डिवाइड हो रहा है क्या, विभाजित हो रहा है, या इससे ये विभाजित हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। इन दोनों का भी HCF या मासा क्या आएगा, एक आएगा, है ना। या फिर एक भाज्य और एक अभाज्य ले लेते हैं, तो कोई भी संख्या आप ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए आप, यहाँ भी वही चीज़ लागू है। तो कहने का मतलब सह अभाज्य में ऐसे संख्याओं के ग्रुप होंगे, दो संख्याओं के ग्रुप होंगे जो एक दूसरे को विभाजित ना करते हों, ठीक है। इसीलिए कहा गया सह अभाज्य, अभाज्य मतलब भाज्य ना करे, उसको डिवाइड ना करे, एक दूसरे को विभाजित ना करे, ओके। तो ये सह अभाज्य है। ट्विन प्राइम में क्या था, पहली लाइन में आपने क्या लिखा कि दोनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं, सबसे पहली बात। तो यहाँ पर एक चीज़ तो सीधी बात हो गई कि दो संख्याओं का जो जोड़ा होगा वो दोनों को दोनों क्या होंगे, अभाज्य होंगे। तो इसके हम उदाहरण लिखते हैं, इसका एग्जाम्पल लिखते हैं, देखिएगा। इसमें एक पॉइंट ये है कि वो जो दोनों संख्याएं होंगी वो ट्विन शब्द समझिए पहले, जुड़वा या ट्विन का मतलब क्या, जुड़वा हुआ ना। यानी अब जुड़वा तो यहाँ हो नहीं सकता कि हम 2 बार 5 लिख दें, 2 बार 11 लिख देना, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ संख्याओं की बात है, तो जुड़वा शब्द इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि ऐसे 2 अभाज्य संख्याएं ली जाएंगी जिनके बीच में केवल एक संख्या का गैप हो, अंतर हो, ठीक है।
जैसे समझिए ये 5 है और दूसरा 7 लिख लीजिए। देखिए आप 5 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य, और इसके बीच में कितनी संख्याओं का अंतर है? केवल एक का। वो कौन है? 6। तो ये जो जोड़ा हुआ ये कैसा जोड़ा है? जुड़वा अभाज्य है। दूसरी बात 11 13 लिख लीजिए आप। इसके बीच में किसका गैप है? 12 का। और भी ऐसे नंबर हैं 17 19, ये लिख लीजिए आप। इसमें कौन सा है गैप है? 18 का गैप है। इस तरह से और भी आपको अभाज्य संख्याएं मिल जाएंगी। तो ये इन दोनों में बहुत आसानी से आप अंतर कर पाएंगे, और चूँकि हमने दोनों को एक साथ लिखा है तो मुझे लगता है ये आपको समझ में भी आया होगा, अच्छे तरीके से समझ गए होंगे इसको आप। और यहाँ से देखिए क्या होता है, ये जो हमने लिखा 5 7, ये क्या है? ट्विन प्राइम नंबर्स, यानी जुड़वा अभाज्य है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि क्या ये सह अभाज्य है, को प्राइम है, तो आप कहेंगे बिल्कुल है, क्योंकि को प्राइम की क्या डिफिनीशंस क्या होते हैं उसके, कि बस वो एक दूसरे को विभाजित ना करे, या उसका HCF 1 हो, है ना, मासा 1 हो, 1 हो, तो वो चीज़ यहाँ मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या लागू होता है ऐसा? क्या ये दो नंबर सह तो हैं, क्या ये ट्विन प्राइम है, जुड़वा भाज्य है, ये जुड़वा भाज्य है या ये है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, ये जुड़वा अभाज्य नहीं है, क्योंकि जुड़वा अभाज्य के लिए सबसे पहले तो दोनों अभाज्य हो, फिर उन दोनों के बीच में एक अंक का अंतर हो, और जबकि ऐसा यहाँ नहीं है। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि सह अभाज्य संख्याएं जुड़वा अभाज्य नहीं हो सकते, लेकिन जुड़वा अभाज्य जो भी होते हैं वो सह अभाज्य संख्याएं हो सकते हैं। तो यहाँ से ये भी कभी कभार घुमा के प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मुझे लगता है ये सब समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए, तो अब इसके बाद हम आगे शुरू करते हैं। ये अभाज्य संख्या से संबंधित जो टर्म थे उसको हमने कंप्लीट किया है। इसके बाद कुछ संख्याएं और बची हैं, फिर संख्या से संबंधित जो कंटेंट है वो आपका समाप्त हो जाएगा। तो कुछ अन्य संख्याओं में हम 2 संख्याओं को और पढ़ेंगे जहाँ से प्रश्न निरंतर पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। एक संख्या तो आपकी आती है संपूर्ण संख्या कहते हैं। पहले तो हम लिख लेते हैं कुछ अन्य संख्याओं के बारे में। कुछ अन्य संख्याएं, कुछ अन्य संख्याएं, सॉरी कुल नहीं, कुछ अन्य संख्याएं। इनमें एक संख्या होती है आपकी संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या, यहां से भी प्रश्न बनता है, यहां से भी प्रश्न बनता है। संपूर्ण संख्या बहुत सारी संख्या नहीं है, ये जो है ऐसी संख्याएं होती हैं। सबसे पहले तो इसके विषय में जानिए। ऐसी संख्याएं जिनके अपवर्तक जो होते हैं, संख्या को छोड़ करके जिनके अपवर्तक का जो सम है, योग है ना, वो संख्या के बराबर आ जाए, वो होती संपूर्ण संख्या। इसको हम आपको लिख करके बताते हैं। ऐसी संख्याएं, या ऐसी संख्या कह लीजिए, ऐसी संख्या जिनके अपवर्तक या जिसको गुणनखंड कहते हैं, फैक्टर इंग्लिश में, जिनके अपवर्तकों संख्या को छोड़कर, ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे, संख्या को छोड़कर, ऐसी संख्या जिनके अपवर्तकों संख्या को छोड़कर, ठीक है, का योग संख्या के समान हो जाए, ठीक है, वे क्या कहलाती हैं? वे संपूर्ण संख्या कहलाती हैं। वे संपूर्ण संख्या कहलाती हैं।
ओके, तो समझते हैं इसको पहले कौन सी संख्या है। तो देखिए, आपको सिर्फ 1 से 100 के बीच में जो संख्याएं हैं उनको याद रखना है, क्योंकि अक्सर 1 से 100 के बीच में ही संख्याओं के बारे में पूछता है एग्ज़ाम में, और उसके आगे कोई संख्या है तो बहुत ही कम, ना के बराबर चांस होता है। 1 से 100 के बीच में संख्याएं पूछी जाती हैं। तो इनमें से कि 6 है और 28 है 28, और आगे है 496, ऐसे होगा। तो ये दो संख्याएं आपको याद रखनी है, 6 और 28 को। कैसे होता है ज़रा देखें। तो 6 के अपवर्तक पहले लिख लेते हैं, 6 के अपवर्तक। तो 6 के अपवर्तक क्या होते हैं, ध्यान दें। अपवर्तक मतलब फैक्टर, मतलब जिन संख्याओं से ये विभाजित हो जाए। ओके, तो 1 से विभाजित होगा, 1 6 जा 6, 1 छक्के 6, 2 3 जा 6, ठीक है, 3 2 जा 6, यानी 3 से भी विभाजित है, और 6 1 जा 6, 6 से विभाजित है। तो ये इसके अपवर्तक हुए। यहाँ पर आपने लिखा है ऐसी संख्या जिनके अपवर्तकों संख्या को छोड़कर, तो हम संख्या वाला जो अपवर्तक है इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे। शेष बचे अपवर्तक का हम क्या करेंगे, योग करेंगे, जोड़ेंगे उसको। तो चलिए जोड़ते हैं, अपवर्तकों का योग करते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। योग करने पर 1 + 2 + 3 कितना हो गया, आप देख रहे हैं 6 आ गया। संख्या आपकी क्या है 6, और अपवर्तकों का योग किया गया तो भी क्या आया 6। तो इसीलिए इस संख्या को क्या कहा जाता है, संपूर्ण संख्या कहा जाता है। ओके, ऐसे आप 28 को चेक कर सकते हैं, 28 को चेक कर सकते हैं। 28 के अपवर्तक, 28 के अपवर्तक आप लिख लेंगे। 1 से विभाजित होगा, 2 से होगा, 4 से होगा, 7 से होगा, 14 से होगा और 28 से होगा। लेकिन ये स्वयं संख्या वाला अपवर्तक है, इसलिए इसको हम योग करते समय छोड़ देंगे। तो योग में क्या लिखेंगे, 1 + 2 + 4 + 7 + 14। अब इसे आप ऐड करें तो देखते हैं क्या आएगा। 2 1 3 4 7 7 14 14 28। आपने देखा कि जो संख्या यहाँ थी वही इसके अपवर्तक का योग आया। तो इस तरीके से 28 भी क्या हो गई, आपकी संपूर्ण संख्या हो गई। देखिए, एक तरीके से और कुछ किताबों में मिलता है जहाँ पर क्या किया जाता है कि संपूर्ण संख्या को दूसरे तरीके से समझाया जाता है। वो भी मैं बता देता हूँ कि कैसे उसको वहाँ किया जाता है। होता ये है कि जैसे जिस अपवर्तक को यहाँ हम छोड़ देते हैं, अगर इसको भी हम जोड़ लें, देखिए ये 6 लिया ना, चलिए इसको देख लीजिए आप एक बार। 6 के अपवर्तक, 6 के अपवर्तक क्या है, 6 के अपवर्तक 1 2 3 और 6। यहाँ पर हम संख्या वाले अपवर्तक को छोड़ देते हैं योग करते समय, लेकिन कुछ किताबों में क्या है कि इसको भी ले लेते हैं, योग कर लेते हैं। तो इसको ज़रा योग करेंगे, देखिए योग करें, देखें क्या आता है। जब इसका योग करते हैं तो आता है 12 आता है ना। तो अगर हम इस संख्या को भी लेते हैं, यानी जो इसका अपवर्तक होता है, खुद संख्या होती है, उसको भी अगर जोड़ते हैं तो वहाँ पर इसकी जो परिभाषा होता है वो ये हो जाता है कि संख्या से उसका जो मान आएगा वो दुगुना आएगा। आप देख सकते हो कि इसका ये क्या है, इसका दुगुना है, ट्वाइस है, डबल है ना। तो ये दुगुना हो गया इसका। तो इस प्रकार से भी निकाला जाता है कि अगर उसके सभी अपवर्तक का योग संख्या से दुगुना आ जाए तो भी वो संख्या क्या होती है, संपूर्ण संख्या होती है। तो कुछ किताबों में ऐसा आपको पढ़ने को मिलेगा, कुछ किताबों में ऐसा पढ़ने को मिलेगा। कुल मिलाकर के आपको ये याद रखना है, ये 6 और 28 को याद रखना है, क्योंकि 1 से 100 के मध्य ही अधिकतर क्वेश्चन में कभी पूछा जाता है। आप याद रखिए कि 6 और 28 ही आपका क्या है, संपूर्ण संख्या है। तो दोस्तों ये मुझे लगता है समझ में आया होगा। संपूर्ण संख्या के बाद में एक संख्या और है, उसको भी हम पढ़ लेते हैं और तो देखते हैं वो क्या है। वो संख्या भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और कई एग्जाम में आई है, प्रश्न मतलब पेपर में आया है।
तो उसे कहते हैं रामानुजन संख्या। आप लोग रामानुजन को तो जानते ही होंगे, बहुत महान वैज्ञानिक गणितज्ञ थे हमारे देश के। तो इन्होंने ही इस संख्या के विषय में बताया, इसलिए इन्हीं के नाम पर ये रामानुजन संख्या है। और ये एकमात्र संख्या है और वो है 1729, 1729। अब विशेषता क्या है इस संख्या की, बस इतना जानना है। बहुत सारी संख्याएं हैं, मगर यही क्यों संख्या है जिसे रामानुजन कहा गया, तो इसकी विशेषता आपको जाननी है। विशेषता ये है दोस्तों कि इस संख्या को हम दो प्रकार से क्यूब में लिखेंगे, यानी घन में लिखेंगे, और इसका मान इतना ही आएगा। जैसे देखिए, इस तरीके से 10 की घात 3, 9 की घात 3 और यहाँ 12 की घात 3 और 1 की घात 3 करेंगे। अगर इसे हम हल करते हैं तब भी 1729 आता है, और इसे हल करते हैं तो 1729 आता है। ये ऐसी संख्या है जिसको दो प्रकार से घन के योगफल के रूप में लिख सकते हैं, दो संख्याओं के घन के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। अब आप इसको अगर हम हल करें तो आप देख सकते हैं क्या आता है। 10 को 3 बार आप गुणा करेंगे, 10 गुणे 10 गुणे 10 कितना आएगा, 10 दाम 100 दाम 1000, तो 1000 आता है। प्लस 9 को आप 3 बार गुणा करें तो कितना आता है, 729 आता है। और दोनों को हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, 1729, 1729। ठीक है, ये संख्या मिल गई आपको। इसे हल करते हैं, 12 को 3 बार गुणा करते हैं तो कितना आता है, 12 को 3 बार गुणा करते हैं तो आता है 1728। ठीक है, और 1 को 3 बार गुणा करेंगे तो आएगा 1, और इस प्रकार से ये जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 1729 हो जाएगा। ठीक है, तो ये संख्या आपकी क्या हो जाएगी, रामानुजन संख्या हो जाएगी। तो आपको इसे हल वल नहीं करना है, ऐसा कुछ हल नहीं करना है या इतना डिटेल में नहीं जानना है, सिर्फ इतना जानिए, इसे याद रखिए कि ये 1729 जो संख्या है ये रामानुजन संख्या है, और ये परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती है संख्या। ठीक है, तो दोस्तों ये संख्याओं के विषय में था अब तक, और संख्या के बारे में ये आपका जो टॉपिक था यहीं समाप्त होता है। हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे विभाज्यता के नियम और उससे कुछ संबंधित टर्म। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।